आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों से सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत बजट के ऊपर चर्चा करूंगी। सार्वजनिक बजट के अंतर्गत बजट का सामान्य परिचय, इतिहास, बजट का अर्थ, परिभाषा, बजट के प्रकार, बजट का कार्यात्मक एवं आर्थिक वर्गीकरण एवं बजट की प्रक्रिया पर चर्चा करूंगी। पहले मैं बजट के सामान्य परिचय से प्रारंभ करूंगी। बजट का सामान्य परिचय। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द बगट से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है चमड़े का एक थैला। धन राजस्व के आय और व्यय की सूची को हम बजट कहते हैं। आजकल प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से भरपूर प्रयास करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों को हाथ में लेती है। इसके लिए सरकार की बजट नीति में तर्कसंगत जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक बजट केवल सरकार के वास्तविक एवं प्रत्याशित राजस्वों और व्ययों का वित्तीय विवरण मात्र नहीं है, परंतु यह विस्तृत कार्यक्रमों तथा कार्यों की नीतियों का प्रपत्र है, जिन्हें वह आर्थिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में प्रयोग करना चाहती है। भारत में बजट का इतिहास। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सन 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था और वित्तीय वर्ष 17-18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। 2017-18 की एक विशेषता और रही कि बजट प्रस्तुत करने की जो तिथि थी उसमें बदलाव किया गया। पहले बजट 28 और 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था और 17-18 से इसको 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। वर्तमान में 2020-21 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बजट का क्या अर्थ है। वास्तव में साधारण शब्दों में हमने देखा कि सरकार की आय व्यय को हम बजट कहते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र में इसका अर्थ है कि बजट में सरकार की 3 वर्षों के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक आय व्यय, चालू वित्तीय वर्ष की संशोधित आय व्यय एवं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय के लेखे जोखे को लिया जाता है। बजट की परिभाषा। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बजट की अलग अलग परिभाषा दी है। हेराल्ड आर ब्रूस का कहना है कि बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है, जो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। प्रोफेसर वेस्टवेल का कहना है कि बजट का अर्थ है कि एक दिए गए समय के लिए वित्तीय प्रबंध जिसके साथ विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश करने का सामान उलझाव जुड़ा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं कि बजट के प्रकार। बजट के क्या क्या प्रकार हैं। पहला पारंपरिक बजट, जिसको आम बजट भी बोलते हैं, परमाणुमुखी बजट या आउटकम बजट, जेंडर बजट या लैंगिक बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, संतुलित बजट। अब इसका अर्थ समझते हैं कि पारंपरिक बजट वास्तव में क्या है। पारंपरिक या आम बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। इस बजट में सरकार किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करेगी इसका उल्लेख करती है, किंतु इस व्यय से क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे इसका ब्यौरा नहीं दिया जाता। दूसरा है परमाणुमुखी बजट या आउटकम बजट। आम बजट से कई प्रकार निर्धारित परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए लक्ष्य को ही निर्धारित करके यह बजट बनाया जाता है। इसको हम परमाणुमुखी या आउटकम बजट कहते हैं। इसके अंतर्गत साधनों के साथ साथ उन लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बजट में क्रियान्वयन को परखा जा सके। तीसरा है लैंगिक बजट या जिसको हम जेंडर बजट भी बोलते हैं। इसमें भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-06 के आम बजट से की गई थी। इसका प्रयोग सबसे पहले 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।
सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है उसको हम जेंडर बजट कहते हैं। यह बजट महिला और शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह बजट महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के लिए राशि सुनिश्चित करता है। महिलाओं के लिए अलग और बच्चों के लिए जो भी कल्याणकारी योजना उनके लिए अलग अलग बजट की राशि निर्धारित की जाती है इस बजट में। नेक्स्ट है निष्पादन बजट। ऊपर आयोग 1949 की संस्कृति पर इस बजट का सबसे पहला प्रयोग यूएसए में कृषि क्षेत्र में किया गया था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट से निष्पादन बजट की शुरुआत की गई थी। भारतीय संसद में पहली बार 25 अगस्त 2005 को निष्पादन बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बजट के अंतर्गत कार्यों के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित किया जाने वाला बजट को हम निष्पादन बजट कहते हैं। निष्पादन बजट लक्ष्योन्मुखी प्रणाली पर आधारित होता है जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं रखा जाता बल्कि लक्ष्य को भी ध्यान में रखकर यह बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट। इस बजट की शुरुआत 1970 के दशक से प्रारंभ हुई। भारत में शून्य आधार बजटिंग को 1987-88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया। यह बजट गत वर्षों के आंकड़ों को आधार न मानकर शून्य को आधार मानते हुए बनाया जाता है। इस बजट को तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलने लगता है। यह बढ़ते घाटे को अंकुश लगाने के लिए सहायक होता है। शून्य आधारित बजट व्यय होने के पश्चात पुनरीक्षण एवं अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण करने के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है बल्कि सार्वजनिक व्यय होने के पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता, खर्च के तार्किकरण पर आधारित दृष्टिकोण इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है संतुलित बजट। यह एक आदर्श बजट है जिसमें व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन होता है। इसको संतुलित बजट में विभिन्न क्षेत्रों का समान अनुपात में आवंटन किया जाता है तथा इसमें व्यय एवं प्राप्ति का अंतराल सीमित होता है। इसके परिणाम स्वरूप बजट के अनुमानित घाटे एवं वास्तविक घाटे में भी अंतर नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी बजट का स्वरूप। क्या बजट का स्वरूप है, बजट की कौन कौन सी मदें हैं, तो इसमें देखते हैं बजट में जो शामिल होता है, दो बजट शामिल होते हैं। एक तो होता है राजस्व बजट, दूसरा है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजस्व बजट में दो भाग हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों से तात्पर्य है कि ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं हो या जिसके साथ किसी संपत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी हो, उन्हें हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। इन प्राप्तियों के कारण सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती। राजस्व प्राप्तियां सरकार की आय होती है। राजस्व प्राप्तियों में कर से प्राप्तियां और गैर कर से प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। फिर हम देखते हैं कि राजस्व व्यय क्या है, सरकार के कौन कौन से राजस्व व्यय हैं। इसमें राजस्व व्यय वे व्यय हैं जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों के लिए किए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों को दिए जाने वाला अनुदान से संबंधित होते हैं। ये व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में संपत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता। जैसे सड़क, पुल, स्कूल बिल्डिंग, अस्पताल, सचिवालय आदि के रखरखाव, कर्मचारियों को वेतन, मनरेगा के अंतर दी जाने वाली मजदूरी, ऋण पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान आदि राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। यह व्यय योजनागत और गैर योजनागत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस समय सभी ग्रांट जो राज्य सरकारों को दी जाने वाले हैं, चाहे उनका स्पष्ट उद्देश्य पूंजी संपत्ति का निर्माण ही क्यों न हो, राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें राजस्व अधिक, आंतरिक बाजार उधारी, अल्प बचत तथा भविष्य निधि, ऋण तथा अग्रिमों की वापसी, विनिवेश, विदेशी ऋण तथा सहायता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे मुद्रा कोष है, एशियन विकास बैंक है, विश्व बैंक है आदि से प्राप्त सहायता। पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिससे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्तियां कम होती हैं। इनको हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। ऋण की वसूली से जो राशि मिलती है
उसको भी हम पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयताओं को कम करता है। ये व्यय योजनागत या गैर योजनागत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऋण अदायगी को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने इनको विस्तृत रूप से समझा है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। तो राजस्व प्राप्तियां देखा था दो तरह से मिलती है, एक तो कर राजस्व से, दूसरा गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व में क्या कौन से कर है? मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वो व्यक्ति सरकार को खुद ही चुकाता, वो दूसरे पर उसको टाल नहीं सकता। इसके उदाहरण है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर इत्यादि। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो व्यक्ति उस कर के भार को दूसरे पर टालने देता है या दूसरे पर टालने में समर्थ हो जाता है, ऐसे कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके उदाहरण है सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा है गैर कर राजस्व। इसमें जो करों के अलावा सरकार के और जो स्रोत हैं, व्यवसायिक आय, प्रशासनिक आय, उपहार, अनुदान इत्यादि जो है, जो सब उनके अंतर्गत ही उपविभाग है, वो उन राजस्व से सरकार को जो आय मिलती है उसको हम बोलते हैं गैर कर राजस्व। इसके एग्जाम्पल उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, शुल्क, लाइसेंस, परमिट, एसजी, विशेष अंकन, सरकारी उद्यमों से आय, उपहार तथा अनुदान, जुर्माना, जब्ती, बांड को जब्त करना इत्यादि। नेक्स्ट राजस्व व्यय। सरकार राजस्व के रूप में कहाँ खर्च करती है? इसके अंतर्गत भी दो तरह के व्यय रहते हैं, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय वे व्यय होते हैं जो सरकार के योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जाते हैं। यह व्यय वास्तव में केंद्रीय योजना को पूरा करने के लिए दी गई बजटरी सहायता को व्यक्त करता है। इसमें राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता भी सम्मिलित होती है। ये व्यय पूंजीगत तथा राजस्व व्यय दोनों हो सकते हैं। इसके अंतर्गत सरकार या योजना आयोग द्वारा किया गया उपभोग तथा निवेश दोनों प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास इत्यादि। दूसरा में है गैर योजनागत व्यय या आयोजनेतर व्यय। गैर योजनागत व्यय वे व्यय होते हैं जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किए जाते हैं। इसमें सरकार के उपभोग तथा निवेश व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं, जैसे भूकंप, महामारी, बाढ़ आदि से पीड़ितों को अनाज तथा गृह निर्माण के लिए दिए गए राहत आदि। इसमें वे सभी व्यय जो सरकार के सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं। इसमें ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों का अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति इत्यादि, इन सबको हम गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत मानते हैं। फिर है पूंजीगत बजट। जो हमने देखा पूंजीगत बजट में कौन कौन सी मदद शामिल होती है, तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इनका विस्तृत रूप से अभी हमने पढ़ लिया है। फिर इसके देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियों के हैं ऋणों की वसूली, उधार तथा अन्य देयताएं, अन्य प्राप्तियां विशेषकर विनिवेश प्राप्तियां, इनको हम पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखते हैं। पूंजीगत व्यय में भूमि और भवनों पर किया गया व्यय, मशीन और उपकरणों पर व्यय, शेयरों का क्रय, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य निगमों को दिए जाने वाला ऋण अदायगी, ये सब हमारे सरकार के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत माने जाते हैं, इनको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। बजट के स्वरूप में हमने बजट की मदों को देखा। इन मदों को आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण के बजट में विभाजित किया गया। अब हम आर्थिक एवं कार्यात्मक बजट के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। बजट का वर्गीकरण सामान्यतः सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण से संबंधित होता ही है। केंद्र सरकार के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण की रूपरेखा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। आर्थिक वर्गीकरण वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाव बजट को आर्थिक विश्लेषण के रूप में एक उपयोगी माध्यम बनाने के उद्देश्य से वर्ष
1957-58 से केंद्र सरकार के बजटीय लेन देनों का आर्थिक वर्गीकरण तैयार करता है। अब हम देखेंगे आर्थिक वर्गीकरण की मद है। पहली मद है खपत संबंधी व्यय। इसमें सरकार के खपत संबंधी व्यय शामिल होते हैं, जैसे मजदूरी और वेतन पर व्यय, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय इत्यादि। दूसरा है अंतरण अदायगियां। ये व्यय माल और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग के घोतक नहीं होते। ये तो अन्य मदों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केवल अंतरणों के रूप में होते हैं। इसके अंतर्गत ब्याज है, अनुदान, इनमें है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान, स्थानीय प्राधिकरणों को, अन्य को। अन्य चालू अंतरण इसके अंतर्गत है सब्सिडी, ऋण राहत, पेंशन, अन्य, ये सब हमारे आर्थिक मदों के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है सकल पूंजी निर्माण। इसका संबंध कुल पूंजी परिव्यय से है, जो प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा भौतिक परिसंपत्ति निर्माण और पूंजीगत अंतरणों के घोतक होते हैं। ये इसके अंतर्गत है सकल अचल पूंजी निर्माण। इसमें है भवन और अन्य निर्माण, कार्यालय और अन्य प्रयोजनों की इमारतें, सड़क निर्माण, रेलवे तथा डाक तार संबंधी निर्माण, दूरसंचार, बिजली और पूंजीगत परियोजनाएं, ये सब हमारे सकल पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। फिर है भंडार। भंडार जो किए जाते हैं उन पर भी जो खर्च करती है सरकार, वो भी हमारे आर्थिक वर्गीकरण में आते हैं। नेक्स्ट है पूंजी अंतरण। इसमें है पूंजी निर्माण के लिए अनुदान, जो पूंजी निर्माण किए जाते हैं, पूंजी भवन वगैरह, उन पर जो निर्माण खर्च आता है उसको अनुदान देती है सरकार। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को देती है, गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को देती है, स्थानीय प्राधिकरणों को और अन्य को। नेक्स्ट है अन्य पूंजी अंतरण। फिर हम देखते हैं शेयरों पर निवेश। सरकार के द्वारा जो शेयर खरीदे जाते उन पर निवेश करती है। इसमें पहला है सरकारी कंपनियों का, इसमें वित्तीय प्रतिष्ठान और अन्य। दूसरा अन्य प्रतिष्ठान, वित्तीय प्रतिष्ठान के अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी होते हैं, वो भी हमारे उन पर भी शेयरों में निवेश किया जाता है। निर्माण के लिए उधार, इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उधार दिए जाते हैं, गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को उधार दिए जाते हैं, वित्तीय प्रतिष्ठानों को दिए जाते हैं और अन्य इनके अलावा भी। तीसरा इसमें स्थानीय प्राधिकरणों को और अन्य को। अन्य उधार में आते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो उधार दिए जाते हैं, गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को, विदेशी सरकारों को, स्थानीय प्राधिकरणों को, अन्य को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इत्यादि। सोने और चांदी की निवल खरीद, ये मद स्वर्ण की किसी भी बिक्री की राशि के समायोजन के बाद स्वर्ण की वास्तविक खरीद को दर्शाता है। ये सब हमारे सरकार की आर्थिक वर्गीकरण की मदें हैं, जिन पर सरकार आर्थिक रूप से खर्च करती है। कार्यात्मक वर्गीकरण, इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों या प्रयोजनों के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, उसका कितना हिस्सा सरकारी खर्च की मुख्य मदों में किया जाता है। कार्यात्मक वर्गीकरण की मदद देखेंगे, इसमें सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, अनावंटनीय, ये 4 तरह की मुख्य मदें हैं कार्यात्मक वर्गीकरण की। तो पहले हम देखते हैं सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवाओं में असैनिक तथा रक्षा संबंधी दोनों व्यय आते हैं। ये व्यय राष्ट्र के बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था के लिए किए जाते हैं। अतः सामान्य प्रशासन, कर संग्रह, पुलिस, करेंसी तथा टैक्साल, विदेशों से संबंध, रक्षा तथा प्राकृतिक विपत्तियों से बचाव के लिए किया जाने वाला आयोजना भिन्न व्यय इसी में शामिल होता है। जहां एक से अधिक कार्यकलाप शामिल हों, जैसे लोक निर्माण कार्य, वहां ऊपरी प्रशासनिक खर्च को आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यकलापों में बांटने का प्रयास किया गया है। दूसरा है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं का संबंध समाज के लिए बुनियादी सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित है। इसमें मुख्य जो सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक सेवाएं। इसको हम शिक्षा में देखते हैं। शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और तकनीकी शिक्षा, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज और
मूल अनुसंधान भी शामिल होते हैं। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। अन्य सामाजिक सेवाओं में आवास, श्रमिक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याण योजनाएं, संग्रहालय, पुरातत्व, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा प्रसारण और प्रचार के अन्य साधनों से संबंधित व्यय भी शामिल होते हैं। बजट में विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के लिए जो व्यय व्यवस्था की गई है वह इसमें ही शामिल है। इसी में प्राथमिक शिक्षा, गंदी बस्ती के सुधार, ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए बजट में एक मुश्त रकम के रूप में की गई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का व्यय, विस्थापितों के लिए राहत कार्य पर किए जाने वाला व्यय भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आर्थिक सेवाएं। इसमें ऐसे सभी व्यय शामिल होते हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। उत्पादक संबंधी आर्थिक सहायता जैसे उर्वरकों, कोयला और रेलवे के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ साथ निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता शामिल है। इसमें कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार और अन्य सेवाएं शामिल हैं। कृषि में हम देखते हैं जैसे सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वानिकी, सहकारिता तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं सरकार की आर्थिक सेवाओं में। दूसरा इसमें है उद्योग, बड़े और छोटे उद्योग तथा ग्रामोद्योग, विद्युत विकास, खनिज साधनों का दोहन तथा व्यापार और निर्यात संवर्धन, इन सबको हम उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है परिवहन एवं संचार में रेल, डाक, दूरसंचार, नौवाहन, नागर विमानन, सड़कें इत्यादि परिवहन और संचार के अंतर्गत रखी जाती है। अन्य आर्थिक सेवाओं में इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जो खर्च किया जाता है और लघु बजटों में राज्यों के हिस्सा जैसी मदों को शामिल किया जाता है, इनको हम सब आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अनावंटनीय, जिसका संबंध विशिष्ट प्रयोजनों से नहीं होता, वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें व्यय की मुख्य मदें हैं ब्याज अदायगी, पेंशन, उपभोक्ता को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसे खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा नियंत्रित कपड़े पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता इत्यादि। राज्य सरकारों को सावधिक सहायता, अनुदान और विशेष ऋण अनावंटनीय श्रेणी में विदेशों को रकम का अंतरण जैसे नेपाल और भूटान को अनुदान तथा अन्य देशों को तकनीकी ऋण तथा अन्य ऋण, ये जितनी भी सेवाएं हमने बताई हैं ये सब हमारे अनावंटनीय क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में बजट प्रक्रिया, कि भारत में बजट बनाने की क्या प्रक्रिया है। बजट प्रस्तुत होने के पूर्व उसको विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला पॉइंट है इसमें बजट को बनाना या तैयार करना। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बजटों का एक समग्रित रूप है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने के किसी समय वित्त मंत्रालय का बजट संभाग विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को इस आशय का पत्र भेजता है कि वे अपने विभाग या मंत्रालय के संबंध में आने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय का अनुमान तैयार करें। विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के अनुमान वित्त मंत्रालय को दिसंबर जनवरी तक प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी मुख्य बजट तैयार किया जा सके। वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों की व्यय अनुमान की समीक्षा करता है, समग्र रूप में होने वाले राजस्व व्यय का अनुमान लगाता है। योजना आयोग द्वारा योजना व्ययों की समीक्षा की जाती है। फिर वित्त मंत्री भी बजट का अनुमान देखते हैं तथा प्रधानमंत्री से विचार विमर्श के बाद उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपति को भी बजट दिखाया जाता है। पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने के कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री परिषद को भी संक्षिप्त रूप में बजट से परिचित कराता है। प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट है बजट का वैधानिकीकरण। बजट तैयार होने के बाद बजट को पार्लियामेंट के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इसमें पहला जो चरण है वो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में
वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति की जाती है। दूसरा है राजस्व तथा व्यय संबंधी प्रस्तावों पर सामान्य बहस होती है। तीसरा, अनुदान के लिए मांग की प्रस्तुति की जाती है। फिर विनियोग तथा वित्त विधेयक पर मतदान तथा स्वीकार की प्रक्रिया होती है। तीसरा बिंदु है बजट का क्रियान्वयन। वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक के पारित होते ही राजस्व वसूली तथा अधिकृत मदों पर व्यय के लिए सरकार को वैधानिक अधिकार मिल जाता है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके दो विभाग हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेशन, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। नेक्स्ट इसका है अंकेक्षण या लेखा अंकेक्षण। अक्टूबर 1976 से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट के नाम से वित्त मंत्रालय एक विभाग खोला गया, जिसका मुख्य कार्य संघ सरकार के लेखों का उचित तथा वैज्ञानिक ढंग से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप रखरखाव सुनिश्चित करना है। वह संघ सरकार के मासिक तथा वार्षिक लेखों को समेकित करता है तथा समेकित निधि, सार्वजनिक खाता तथा आकस्मिक निधि से संबंध में अनुच्छेद 283 में दी गई व्यवस्थाओं को लागू करना सुनिश्चित करता है। सीजीए विभाग लेखों को तैयार कराता है, पर उसके अंकेक्षण की जिम्मेदारी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की होती है। सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाती है तथा अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ दोनों सदनों में भी रखी जाती है। सीएजी का यह दायित्व है कि वह प्रारूप निश्चित करे जिसमें सरकारी लेखा रखे जाएंगे। सीएजी दोनों ही केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का अंकेक्षण करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हुए हैं या नहीं। इस तरह से हमने बजट प्रक्रिया के अंतर्गत बजट प्रस्तुत होने से पूर्व बजट को किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है इसको समझा। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बजट हमारे आम जीवन में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें। थैंक यू।